ओके हेलो प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू एंड पिंटू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे की कहानी। वाह क्या बात है, जब कल पढ़ा था उससे आगे की कहानी। इसमें नया क्या है सर? इसमें नया ये है कि आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस पढ़ा था, ठीक से पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर काफी हेल्प मिलने वाली है क्लास 11th में जो पढ़ा था। अभी क्या है, हम पढ़ेंगे आज कूलॉम्स लॉ। काफी कुछ सिमिलर है, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं बिटवीन ग्रेविटेशन चैप्टर एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, और मोर स्पेसिफिकली कहूं आपका ग्रेविटेशन फोर्स वाले कंसेप्ट में और यहाँ पर आपके कूलम्स फोर्स वाले कंसेप्ट में। आइए क्या कहते हैं कूलम्स लॉ, या कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स बाबा क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कूलम्स भाई साहब कहते हैं, यस सर, अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, चार्ज की प्रॉपर्टी हम कल पढ़ चुके हैं। एक चार्ज मान लेता हूँ पॉजिटिव, यस सर, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल इसको मैं ले लेता हूँ, चार्ज Q1 है, दिस इज Q2। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे दे विल रिपल, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑल्सो दे विल रिपल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है सर जी। और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, लेट इट बी दिस इज R। ठीक है, ओके सर। तो कूलम बाबा कहते हैं कि इनके ऊपर जो फोर्स होगा, इट में बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट में बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो वो जो फोर्स होगा प्यारा बच्चा, द फोर्स बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इनके ऊपर कितना चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्टली। ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा फोर्स। अच्छा सर, दूसरी बात क्या कहते हैं कूलम बाबा, इनका जो फोर्स रहेगा, यस सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सेंटर की, मतलब 1 inversely proportional to square of distance between the centers of these two charges। ओके सर जी, ठीक है। तीनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो मैं कह सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा करके हमें मिलता है फोर्स इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटा करके इंट्रोड्यूस कर देते हैं कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे K इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में फोर्स कुछ इतना रहेगा, यही कहता है कूलम्स लॉ। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज है तो दे विल रिपल ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर इस K की वैल्यू कितनी होती है सर? जैसे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, वहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पर ये K है। इस K की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। ये जो कांस्टेंट है इसके लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। सच्चाई ये है प्यारे बच्चा, यहाँ पर K इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये जो K है इसकी एक्चुअली वैल्यू जो है वो ये है 1/4πε0। दिस इज K। हाँ सर, नए नए टर्म आ रहे हैं। क्या क्या बोल दिया, क्या बोला सर इसको? जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4π। ये जो सिंबल आपका E जैसा बनाया है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और ये जीरो से बनाए इसको नोट बोल देते हैं, एप्सिलॉन नोट, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है सर, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं एक्चुअली है क्या ये, दिस इज परमिटिविटी है सर। परमिटिविटी क्या सर? ये बता रहे हैं जी, रुको तो। इसको बोलते हैं प्यारा बच्चा परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नोट क्यों लिखा सर? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझते हैं इसका क्या मतलब है। परमिटिविटी, इस एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब आइए समझते हैं। तो मैं इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K की वैल्यू कितनी है सर? 4πε0 1 अपॉन में R स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला तो यही है, यही है। सच्चाई बताऊं तो आपको फॉर्मूला ये है जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है, ये सही ज्यादा फॉर्मूला है। तो सर K वगैरह क्यों? वो आसानी के लिए, बस थोड़ा आसान से लिख ले। वो बार बार 1/4πε0 लिखना पड़ता था, उससे बचने के लिए हमने कहा कि यार इसको K मान लो। ठीक है, सच्चाई ये है कि यही है फॉर्मूला, ये दिस इज द फॉर्मूला। दोनों सेम ही बात है यार। हमने चीजों को बार बार इतना बड़ा टर्म ना लिख करके हमने कहा यार एक एक ही चीज लिख लो ना, K लिख लो इसकी जगह पर, ठीक है यार आसान हो जाएगा लिखना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो 1/4πε0 की ही वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। सर ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है? ठीक है, Q1 समझ में आ गया,
पहली लाइन में लिखा है Q1, हाँ सर ये समझ में आ गया, चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, Q2 दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज है, R क्या है, उन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस है, ये भी समझ में आ गया सर। ठीक है सर, हमें K भी समझ में आ गया, इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन 4 पाई समझ में आ गया, हाँ सर 4 नंबर है और पाई पाई होता है, एप्सिलॉन नॉट ये समझ में नहीं आया, बाकी सर समझ में आ गया सब कुछ। तो प्यारा बच्चा ऐसे समझिए, थोड़ा सा अलग है इसका मतलब। परमिटिविटी का मतलब ऐसा समझिए प्यारा बच्चा, जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, मैंने लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ऐसा है कि देखिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस सर, इनविजिबल चार्ज लेके घूमते रहते सर आप। तो दो चार्जेस हैं मेरे पास, एक इकड़े यानी दूसरा तिकड़े। इनके बीच में सपोज करो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्ट हो रहे हैं सर, मजीद में अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ चिपक गए। ठीक है, ओके सर, या रिपल हो रहे होंगे। ठीक, अगर मैं इन दोनों बॉल को, इन दोनों चार्ज को पानी के अंदर डुबो दूं, तो क्या जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन यहां पर लग रहा था उतना ही पानी के अंदर लगेगा? सर नहीं सर, चीजें कुछ ना कुछ तो बदल जाएंगी। एग्री? एग्री कि नहीं? बिल्कुल सर, कुछ चीजें बदल जाएंगी। क्यों? पानी जो एक मीडियम है, उनके जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है। पानी या शहद या सुनो या मरकरी के अंदर डुबो दीजिए, किसी भी लिक्विड के अंदर डुबो दीजिए, तो फोर्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। क्या कह सकते हो, इसके बीच की जो फील्ड लाइंस है, मैंने आपको बताया था कल, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है, बताया था सर। तो फील्ड लाइंस जो है उनको कमजोर कर देगा, जो लाइंस है उनको कमजोर कर देगा वो बाहर का जो मटेरियल है, वो जिस मीडियम में या मटेरियल में आपने इनको डुबोया है। मैं इन दोनों को चार्ज को डुबो दूं पानी के अंदर, अब उतना फोर्स नहीं लग पा रहा है एक दूसरे के बीच में जितना पहले लगता था। एग्री? एनी बॉल को आप ले जाओ वैक्यूम में, स्पेस में, जहां बिल्कुल भी कोई हवा भी ना हो, यहाँ पे तो हवा है एटलीस्ट, यस सर, हवा है, यस सर, ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वैक्यूम हो, बिल्कुल हवा भी ना हो, तो वहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ जाए, और मजे में आपस में फोर्स लगा सकते हैं और एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं अगर सेम चार्ज हो तो। ठीक है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके सर। तो बालक परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी को आप ऐसे समझिए, जो मीडियम है, जिसमें मीडियम में अभी कहा है सर, एयर में, मैं भी कहाँ बैठा हूँ, एयर में, खुद को मैं इस चार्ज को पानी में डुबो दूं, अब मीडियम का जगह पानी, इसको मैं किसी और तीसरी चीज के अंदर डुबो दूं, शहद के अंदर, तो मीडियम का जगह शहद हो जाएगा। ठीक है, दूध के अंदर डुबो दूं, क्या हो जाएगा, मीडियम दूध हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब ये जो मीडियम है, यस सर, ये मीडियम इसकी जो फील्ड लाइन है इनको तोड़ता है, कहता है तुम किधर से किधर फोर्स लगा रहे हो, हमारे एरिया में तुम्हारी नहीं चल रहा। अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी चार्ज जब हवा में है, चार्ज हवा में है, तो एयर उनके जो पाथ है, इसके रास्ता जो है, इसके फोर्स को थोड़ा वीक करेगी। वैक्यूम में कुछ भी नहीं है तो आराम से बढ़िया मजबूत फोर्स लगेगा। किसी लिक्विड में डबो दिया तो फोर्स और कमजोर पड़ जाएगा, वो जो फील्ड लाइन है उनको ब्रेक करेगा, जो भी आपका मीडियम है। समझ आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई सर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। अच्छा सर जी, तो प्यारा बच्चा, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी को ऐसे ध्यान में रखिए, परमिशन है जो कि मीडियम देता है उसको। एयर में आराम से परमिशन मिल जाए, आप जा सकते हैं जैसे ठीक है, लेकिन पानी के अंदर डुबो दो तो परमिशन नहीं जल्दी से मिलेगी, परमिशन बहुत ही मिलना मुश्किल है। तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा दोनों के बीच में, तो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल कर पाएंगे। शहद में डुबो दो तो और ज्यादा फोर्स अगर होगा तो ही अट्रैक्ट रिपल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, कम कर पाएंगे, मतलब वीक हो जाएगा उनका फील्ड, कहिए उनका फोर्स कहिए, वीक हो जाएगा। सर, और इसको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूं, जिन स्टेट में, जिन जगहों पर अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां की परमिटिविटी ज्यादा है, वो लोगों को परमिट नहीं कर रहे हैं ऐसी, आप जिधर जाओ आपका मन करे घूम लो। जिन जगहों पर आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, वहां पर उन जगह के लोगों के लिए उस स्टेट की परमिटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टेट इन विच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सपोज करो मैं इंडिया या महाराष्ट्र और इजराइल की बात करूं, इजराइल की स्थिति यह है कि वहां पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो वहां के लोग आराम से मूव कर सकते हैं, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, दे कैन मूव इजिली हियर फ्रॉम हियर टू देयर। तो वहां का जो एप्सिलॉन है या फिर कहिए परमिटिविटी बहुत कम है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह, आपको यहाँ पर एसडीएम साहब या डीएम साहब की परमिशन होनी चाहिए, तभी आप मूव कर पाएंगे एक आपके डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर।
तो यहाँ पर परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, आपको एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके एक से दूसरे मिल सकते हो। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर आराम से दूसरे लोग मिल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसी कुछ कहानी है। तो परमिटिविटी क्या है कि जो बाहर का मीडियम है वो आपको इजीली परमिशन दे रहा है, इजीली परमिशन दे रहा है, तो आपकी समझ में आ गई वो परमिटिविटी। फ्री स्पेस है, आप समझ लीजिए ऐसे इजराइल में फ्री स्पेस है, हमारे यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है, लॉकडाउन कोरोना भरा हुआ है हमारे, ठीक है। ओके सर, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है फ्री स्पेस की जो वैल्यू, तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस का क्या मतलब है, या तो एयर की कहिए या फिर वैक्यूम की कह दिए, स्पेस की कह दीजिए, वैक्यूम या स्पेस की कहानी। अगर सर, अगर अभी तो सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है किसके लिखा है, तो आंसर है यस, वैक्यूम या एयर के लिए लिखा है मैंने फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि सर, हाँ बेटा, अगर मैं इसको पानी में डुबो दूं तब क्या करूंगा सर, मेरा आंसर कितना आएगा? अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप पानी या किसी मटेरियल के अंदर डुबो दोगे तो सर उसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो परमिटिविटी वो बढ़ गई है। समझ में आ गई? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पर, ऐसे याद रख लो बेटा। वह सर, वह क्या तरीका, बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, बट फिलहाल मेरे ख्याल से आपको परमिटिविटी क्या होता है थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है। यस मस्त जी, समझ में आ गया सर जी, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ डेफिनेशन लिखते हैं हमारे कूलम्स बाबा जी, कूलम्स प्यारे बाबा जी क्या कहते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, लिखिए द फोर्स, कूलम्स हेडिंग लगाइए, कूलम्स लो, COULOMBS, कूलम्स लो। बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं सर बाबा जी, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, नहीं नहीं बेटा, बाबा जी आज कह रहे हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between any two point charges, between any between any two point charges is directly proportional, is directly proportional to the product of the charges, product of the charges। अभी राइटिंग ठीक है ना मेरी? राइटिंग ज्यादा गंदी तो नहीं है ना? गंदी तो सर है ही। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। ठीक है बालक? ओके सर, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। 1/4 पाई की लगभग वैल्यू जो होती है वो होती है पिंटू 9 × 10⁹ इस वैल्यू का आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आसान सी वैल्यू है के की वैल्यू, या 1/4 पाई की, इसको चाहे आप के कहिए, इस वैल्यू को चाहे तो आप के कहिए, चाहे आप इसको बोलिए 1/4 पाई, एक ही बात है, ठीक है। चिंटू मिंटू इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो बढ़ेंगे हम आगे। ओके बेटा, सुनिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया कूलम्स लॉ। अभी हम जो एप्सिलॉन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन। पहले हम इस फोर्स को, हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होती है सर? फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर फोर्स किधर से किधर की तरफ लेगा, मतलब हम चाहते हैं कि वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें इस फोर्स को। तो आइए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में। फिलहाल के लिए मैं दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले लेता हूं,
फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चेंज कर लें कि कैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, ये मेरा इधर रखा हुआ मेरा Q1 चार्ज जो कि पॉजिटिव है, इधर रखा हुआ है मेरा Q2 चार्ज जो कि ये भी पॉजिटिव है। मैं फिलहाल ये मान लेता हूँ। ठीक है, ओके सर जी। इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके सर जी। तो मैं अभी एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, बिल्कुल सर रिपल कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो प्यारा बच्चा, जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 का मैं मतलब ये मान के चल रहा हूं, F12 का मतलब ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से फोर्स लग, किधर लग रहा होगा, रिपल कर रहा होगा सर, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। एग्री हो? एग्री है सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, सर इसके ऊपर भी रिपल कर रहा होगा, ये इसको कह रहा हो कि तुम दूर भागो, तो इसको मान लेता हूं मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो F21 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू? यस सर। अब मैं पहले F12 की बात कर लेता हूं। तो F12, ठीक है सर जी। अब एक चीज और समझिए, हम जो ये जो आपका चार्ज Q1 है और Q2 है, ये कहीं पर रखे हुए होंगे। हाँ, कहीं तो रखे ही होंगे सर, ऑब्वियसली। सही बात है ना? बिल्कुल सर, कहीं तो रखी ही होंगी सर, ऐसी थोड़ी हवा में उड़ रहे होंगे। तो जहां भी रखे हुए हैं ये, इनको मान लेता हूं मैं ये क्या दिया है सर, ये क्या दिया है आप, ये क्या कॉपी, कुछ यार, ये बड़ी गड़बड़ है इसमें। क्या हुआ सर, हमको बताइए सर, हम उधेड़ देंगे इसको? नहीं नहीं बेटा, उधेड़ना फाड़ना वाड़ना नहीं। नहीं सर, तकलीफ हो रही है क्या सर आपको, कुछ दिक्कत की है सर इसने, डायग्राम को उड़ा दें क्या सर? नहीं ना बेटा, ऐसे झगड़ना नहीं है। नहीं सर, मतलब बताइए आप, किधर गया हमारा एरो? यहीं पर ठीक थे बेटा, आप इधर ही रहो, इधर उधर नहीं जाना है। ओके, सपोज करो ऐसा कुछ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाली सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ये चार्जेस जो है कहीं रखे होंगे स्पेस में। ठीक है, यस सर। तो प्यारा बच्चा, जो पहला चार्ज है यार, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ज मेरा यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर मतलब कहाँ, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसके। समझे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि एक क्लासरूम में भेजूं किसी बच्चे को, बेटा उस मैं कहूँ कि बुक ले आओ, वो पूछेगा सर कहाँ से, अब मैं कहूँगा क्लासरूम में, फिर पूछेगा सर कहाँ पर रखी है। भाई क्लासरूम में बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी बुक्स हैं, तो अब मैं कहूँगा उसको तीसरे वाली डेस्क पर, जो सबसे फर्स्ट वाली ब्रांच है या जो आपकी रो है, उसमें तीसरे वाले डेस्क पर लेफ्ट की तरफ रखी हुई है। तो मुझे लोकेट तो करनी पड़ेगी ना। ओ अच्छा सर, ऐसे, हाँ। तो प्यारा बच्चा, जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है Q1, मैं मान लेता हूँ इसका जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ये ऐसा है, ये रहा। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है सर, बहुत प्यारा दिख रहा है सर। ये आपका वेक्टर है R1, इसको मान लेता हूँ R1, जो कि बता रहा है मुझे पोजीशन चार्ज Q1 की। इसी तरह जो दूसरा चार्ज है मेरा, दूसरा जो चार्ज है मेरा, यानी कि आपका Q2, इसका जो वेक्टर है इसको मान लेता हूँ R2, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज R2। ठीक है बालक? ओ सर ठीक है, समझ में आ गई बात। ये R1, ये आपका R2, ये इनकी पोजीशन बता रहे हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है कि भाई पहले वाले चार्ज, मुझे अभी मैं बात करूंगा पहले F12 की, मुझे ये कैलकुलेट करना, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं सर? भाई इसको यहां से यहां तक ऐड करिए, फोर्स किधर लग रहा है सर, इधर की तरफ, ब्लू से जो बनाया मैंने, इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे फोर्स का जो फॉर्मूला वो पता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, के Q1 Q2 अपन उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? अब बताइए, Q1 और Q2 के बीच में हमने जो जनरल फॉर्म लिखा था R लिखा था, लेकिन मैं वेक्टर की फॉर्म में पूछूं तो डिस्टेंस कितनी रहेगी? आप कहोगे सर ये वाली लेंथ रहेगी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पर्पल कलर से। आप कहोगे सर ये वाली लेंथ रहेगी कुछ दिस वन, लेंथ रहेगी कुछ ऐसी।
इधर से इधर की तरफ। यस और नो? जब आप बात कर रहे हो फोर्स ऑन वन के ऊपर, अगर आप बात कर रहे हो, एग्री हो? अरे हाँ कि ना? भाई ये वेक्टर 3 वेक्टर से मिलकर बन गया है। बिल्कुल सर। तो मैं इसको, इस डिस्टेंस को अभी के लिए बोल देता हूँ r12। r12 का मतलब क्या है? r12 का मतलब आप ऐसे समझिए, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। देखना यही होगा कि नहीं होगा, सोचो बेटा जरा। r12 की वैल्यू यही होगी कि नहीं यार? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर वही तो हो रहा है। हाँ सर ठीक है। एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, तो ऐसे तो बनेगा। तो ठीक है ना? डॉट करिए सर मेरे को। ठीक है तारा? अच्छा यस सर, बच्चा बच्चा करते रहते सर, पीटते रहते मेरे को। ठीक है चिंटू? यस सर। तो r1 माइनस ये डिस्टेंस मैंने ले ली। ठीक, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। अब जो नीचे r स्क्वायर होता है उसको लिखूंगा r12 का स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है ये? आप चाहो तो r12 भी मत लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं सर r ही रहने देते ठीक था, तो ये लो r ही रहने देते हैं। ये लो r का स्क्वायर। अभी ठीक है? अभी हैप्पी हो? यस सर, मैं नहीं मानते r12 को। ये लो। अगर आपको सोचने में कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, कुछ बच्चों को पक्की बात है हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं इसको r स्क्वायर आप बोल सकते हैं, तो सिंपली कि भाई r डिस्टेंस उनके बीच। लेकिन हमें पता है फोर्स होता है सर एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो जो जिस डायरेक्शन मैंने एरो बनाया है ये पर्पल वाला, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दे दूं? जैसे दे दीजिए। कैसा वेक्टर होगा सर? वेक्टर होगा 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ वेक्टर को मैं ऐसा बोल दूं यूनिट वेक्टर? बताइए प्यारा बच्चा। r21 का, r12 का मतलब क्या है? वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो वेक्टर r1 माइनस r2 ऐसे बनेगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? सर एप्लीकेशन स्टॉप हो गई सर। अब वापस आ रहे हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कभी कभी मर जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं एप्लीकेशन के। समझ में आई बात कि नहीं? एक बार हैंड रेज करके बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गई है। बेटा एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, मुझे चाहिए ये वाला, ये वेक्टर ए, ये वाला बी, तो मैं इस वाले वेक्टर को बोल सकता हूँ ए माइनस बी। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकता? जल्दी से हैंड रेज करो। 100 200 केवल 300 बच्चों ने हैंड रेज कर रखे हैं। 600 6000 बच्चों के हैंड रेज हो गए। और बताइए 8000 9000, ठीक है 10,000 11। ओके, मतलब अब समझ में आ गई चीजें, समझ में आ गई हैं चीजें। ठीक है? यस सर जी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये r12 को ये कैसे लिखा सर ने, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, आप ऐसे सोचिए, सोचिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है? ये मान लो मैं ए, इसको मान लो मैं बी, और इसको जो कंप्लीट करता है वेक्टर ये क्या होता है सर? ए प्लस बी होता है सर, ए प्लस बी होता है कि नहीं? यस सर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे बना दूं इसको मैं, तो सर क्या कहोगे? सर ये माइनस ऑफ ए प्लस बी है सर, ऐसे बोलते हो कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसा बोलते हैं सर। ठीक है, हाँ ऐसा ही बोलते हैं सर। ठीक, यही बोलते हो? यस सर जी। तो प्यारा बच्चा, अगर आप इसको ए बोल रहे हो, इस वेक्टर को मैं, इस वेक्टर को बोल रहा हूँ r2 बोल रहा हूँ, मैं इसको r1 बोल रहा हूँ, मैं इसको r1 माइनस r2 बोल रहा हूँ, तो प्यारा बच्चा दिस प्लस दिस यही मिल रहा है कि नहीं? ओ सर यही मिल रहा है। एग्री हो? अभी समझ में आ गई बात? हाँ कि ना? पूछ के सर पे से अभी गायब हो रही होगी, सर क्या बताया सर, मेरे को समझ नहीं आया सर। ये जो वेक्टर है, कैसे करते हो आप यार? किसी वेक्टर को आप लिखते हो, वेक्टर ए बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी, यही मतलब है ना? वोल्टेज लिखते हो आप, पोटेंशियल लिखते हो, इसी तरह लिखते हो ना? यस सर। तो मैं यहाँ लिख दूं r12, और इसको बना दिया मैंने कैप लगा दिया, मतलब यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर इधर की तरफ यूनिट लेंथ होनी चाहिए, यूनिट लेंथ। ठीक है? और r12 अभी तो फिलहाल पूरा का पूरा वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूँ k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का लिख सकते हो r12 वेक्टर अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड, इसी तरह लिखते हो। अरे हाँ कि ना? बात सही है कि नहीं? यस सर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड, यही होता था बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में। यस सर, यही होता था। तो प्यारा बच्चा, अब ये बताइए r12 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी को तो आपने r माना। हाँ इसी को माना है सर। तो f12 को प्यारा बच्चा आप ये भी लिख सकते हो, ये भी इस फॉर्मेट बिल्कुल सही है। दिस इज वेक्टर फॉर्म, इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। ओके सर जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं k q1 q2
अपॉन R12 वेक्टर की फॉर्म में डिवाइड बाय, देखिए R और R12 बराबर है लेंथ में, तो नीचे आप R³ भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे क्या हुआ सर, इधर कुप्ची में देखो, R12 जो है एक्चुअली इसकी जो लेंथ है तो R के बराबर है, तो इसी को तो आपने R माना है। अच्छा हाँ सर, तो ये दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म, ये दोनों के दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, चाहे तो आप के Q1 Q2 अपॉन R³, आई रिपीट यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा वेक्टर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या यूनिट वेक्टर है। तो सर समझ में आ गई, फटाफट से लिख लीजिए, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसी तरह से बालक F12 हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, तो उसकी कहानी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R³, और यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा R21। और मैं आपको बता दूं बालक, कई सारी बुक्स में यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को उल्टा दिखा रखा है। मतलब कुछ बुक्स में कह रखा है R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, और कुछ जगह पर कह रखा है R12 इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कोई बहुत आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर आपने ये चीजें लिख दी हैं और आपको यहाँ पर बता दिया है कि भैया 2 to 1 इसका मतलब क्या है, 1 2 का मतलब क्या है, 2 1 का मतलब क्या है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर जी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आइए अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात पर। सर आपका पहला क्वेश्चन हम लेंगे अपनी प्यारी बुक DC पांडे जी का। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, DC पांडे किताब का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, अपार्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एयर कंसीडर करना है, एप्सिलॉन नोट लिखना है, के की वैल्यू आपकी 9 to 10 की पावर 9 रहेगी। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड and nature of electrostatic force, and nature of electrostatic force between them। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं देखते हैं बालक क्या कह रहा है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बालक हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी वही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, केवल डिफरेंस है आपका सिंबल का। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो चौन वो होता है, ये भी होता है पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही होता है। ये आपका Q1 मान लो, ये आपका Q2 मान लो। जब भी आप फॉर्मूले करो, स्टार्टिंग करो, तो हर बार फॉर्मूले को लिख लिख के आप क्वेश्चन को सोल्व करें, इससे आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बार बार लिखोगे तो चीजें ध्यान में दिमाग में बस जाएंगी। के की वैल्यू कितनी थी सर, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़े। इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है सर, ये भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ओके सर। मैं सर आपने प्लस या माइनस क्यों ले लिया, मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। मैं प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिंपली चार्ज जितना उसकी वैल्यू रखूंगा। आर की वैल्यू कितनी, आप इसने कहा कि 1.6 सेंटीमीटर है सर, है ना, 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 इंटू 1.6 हो गया, मतलब आर स्क्वायर होता है नीचे फॉर्मूले में आर स्क्वायर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर मतलब 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको मैं और अच्छे लिख देता हूँ, 1.6 सेंटीमीटर था ना, इंटू 10 की पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर, अभी ठीक है, आर स्क्वायर। अभी सब कुछ प्रॉपर यूनिट में। अब आपका फोर्थ जो है न्यूटन में मिलेगा आपको। तो बालक 2 बार 1.6 है, तो यहां से 1.6 ये वाला और ये वाला, इस वाले 1.6 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 10 की पावर माइनस 4। तो अब क्या सिचुएशन है, ऊपर है सर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9
इंटू 10⁻⁻19 प्लस 9 है माइनस 19 है इंटू 10⁻⁻19। यही है, बिल्कुल सर इतना ही है। नीचे आपका 10⁻⁻4 है, ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब कितना बचेगा बालक? 9 और 4 13, 19 दूनी 38 माइनस 13 कितने बचेंगे? 25। तो 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। समझ रहे हो, बहुत ही छोटा सा फोर्स है। कितना छोटा फोर्स है? बहुत छोटा फोर्स। अब क्वेश्चन है, इसने पूछा है व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम बार बार प्लस माइनस के लफड़े से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव। फोर्स का नेचर कैसा होगा सर? अट्रैक्टिव, दैट्स इट। बार बार उसमें नेगेटिव कहीं पे छूट जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार हम नेगेटिव पॉजिटिव लेने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे और देख लेंगे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? नेचर विल बी अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। यस सर, ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन लोगों का नहीं हुआ था, कहीं गड़बड़ कर रहे थे, वो अपनी कैलकुलेशन को ध्यान से देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऐसा दिख रहा है छोटा सा कहीं क्वेश्चन रखा हुआ है, ये लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे सबको विजिबल जो है प्रॉपर्ली। दिस इज विजिबल टू एवरीबॉडी। सोचिए और कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक चार्ज दे रखा है 0.4। ये जो म्यू बना हुआ है इसका मतलब होता है बालक माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है पहले वाले चार्ज के ऊपर। Q2 कितना है? 0, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब अब नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें पता है, बस इंटू 10⁻⁻6 लिख देता हूं मैं, पर कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतने कूलम चार्ज है। और इनके बीच में क्या कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें दे रखा, फोर्स कितना? 0.2 न्यूटन। कहां पर? एयर में। तो F इक्वल टू हमें पता है, फॉर्मूला क्या है सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स हमें पता है, फोर्स कितना है सर? 0.2 न्यूटन। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 0.4। 0.4 इंटू 10⁻6 को मैं 4 इंटू 10⁻7 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको 8 इंटू 10⁻7 लिख सकता हूँ। Q1 Q2 हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो सर हमें कैलकुलेट करना, इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, R इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा और R इधर आ जाएगा। R स्क्वायर इधर, 0.2 इज हियर। तो 0 पॉइंट से पॉइंट हटा के एक 0 ऊपर लगाएंगे, इसको 10 की पावर आप 10 कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ से R इक्वल टू कितना जाए, इसका रूट लेंगे। 9 का रूट होता है कितना? आपको होगा सर 3। 2 4 जा 4 का रूट कितना होता है? आपको होगा सर 2। 10 की पावर 10, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 7 7 14 माइनस का और प्लस का 10, तो कितना होगा? माइनस का 4, उसका रूट लोगे। अरे हाँ कि ना, समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? जो पावर है 10 की पावर -14 और प्लस 10 की पावर ये, तो 10 की पावर आ गया -4, उसका रूट लोगे तो 10 की पावर -2 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर -2, दिस इज R। मतलब इनके डिस्टेंस बिटवीन 3 दूनी 6, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? 9 का रूट 3 और एक और 4 बच रहा है, ये रहा, मिस हो गया यहाँ पर। तो 4 और 4 हमारा जो रूट आएगा 4 आएगा, 3 चौक 12 आएगा। 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आप चाहो तो सेंटीमीटर में सकते हो, आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में? आप कहोगे सर लिखना चाहते हो 12 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। यही पूछा था। यस सर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर या फिर 12 गुना 10 की पावर -2 मीटर। What is the force on the second sphere due to the first? Force on the second sphere, बेटा फोर्स पहले पर दूसरा जितना अप्लाई करेगा दूसरे पर पहला भी उतना ही करेगा। तो कितना होगा फोर्स? 0.2 न्यूटन, जो हमें दिया हुआ है। दोनों का आंसर आ गया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास।